10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इकाई का वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 3 में हम लोग यहाँ से देखना है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। इससे पहले चैप्टर का जो भाग है हम लोग वीडियो फर्स्ट और सेकंड में देख चुके हैं। नहीं देखें तो जाइए चैनल पे आसानी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, यानी अब वर्तमान समय में धीरे धीरे भूमि के उपयोग करने का तरीका क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। वही कह रहा है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। अब देखिए, भूमि उपयोग मानव विविध क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखा गया, यानी नीचे वन का विस्तार, यानी क्या करने के लिए, वन को बढ़ाने के लिए। कृषि अयोग बंजर भूमि का भी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी भूमि का उपयोग करते क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। गैर कृषि जो ऐसी भूमि जो कृषि कार्य में क्या है, उपयोग नहीं किया जा रहा है, यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि में भी क्या कर रहे हैं, भूमि का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो कृषि कार्य में जो भूमि नहीं उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, सड़क बनाने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए कर रहे हैं। तो भूमि का उपयोग करने का तरीका क्या धीरे धीरे बदल रहा है। अब देखिए, अस्थायी चारागाह या गोचर भूमि, तो वही जो पशु को चरने के लिए जो भूमि होता है उसे क्या कहते हैं, चारागाह या गोचर भूमि। बाग बगीचे में उपवन में संलग्न भूमि। कृषि योग बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से न हुआ है, यानी कृषि योग बंजर भूमि, कृषि योग भूमि है लेकिन क्या हो गया, वो बंजर हो गया है। यानी क्यों, क्योंकि जिसका 5 वर्षों से क्या हुआ, उपयोग नहीं हो गया, यानी प्रयोग नहीं हुआ है। अब कह रहा है वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह वे प्रति भूमि जहाँ 5 वर्ष से खेती न हुई हो। अब शुद्ध बोई गई भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको हम लोग देखेंगे। यानी जिस क्षेत्र पर हम लोग खेती करते हैं, वो जितनी क्षेत्र पर खेती करते हैं, जिस क्षेत्र पर खेती करते हैं उसे ही कहते हैं शुद्ध बोई गई भूमि। ठीक, अब देखिए वर्तमान में भू उपयोग का स्वरूप। भू उपयोग को दो प्रमुख कारक निर्धारण करते हैं। कौन, भौतिक स्वरूप और मानवीय स्वरूप। इसको समझते हैं, यानी भूमि का जैसा स्वरूप होगा उसका उपयोग उसी प्रकार से हो। यानी मान लें पथरीली भूमि है तो क्या होंगे, उस पर कृषि नहीं लगाया जाएगा, कृषि नहीं लगाए जाएंगे, क्या होगा, उस पर उद्योग लगाया जाएगा। या क्या कहेगा, उसको बढ़िया से काट के क्या किया जाएगा, सड़क निर्माण किया जाएगा। अब मान लें कोई मैदानी है क्षेत्र है और उपजाऊ भूमि है तो क्या है, वहाँ पर कृषि लगाया जाएगा। यही कह रहा है मिट्टी का भौतिक स्वरूप। अब देखिए मानवीय कारण, मानवीय आवश्यकता है कि किसी भी क्षेत्र पर क्या करना है, कृषि करने की आवश्यकता है तो क्या करेंगे, वहाँ पर कृषि होगा। मानवीय आवश्यकता है, कृषि की आवश्यकता नहीं है, किसकी ज़रूरत है, वहाँ से सड़क निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई इमारत बनाने की ज़रूरत है, या कोई एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, या कोई उद्योग लगाने की ज़रूरत है। तो मानवीय आवश्यकता के अनुसार क्या होगा, उस भूमि का उपयोग हुआ। तो भूमि को उपयोग करने का 2 निर्धारक कारक है, भौतिक कारक और क्या करा, मानवीय कारक। अब देखते हैं इसे आगे। भौतिक कारकों के अंतर्गत भूमि आकृति, जलवायु तथा मृदा को शामिल किया जाता है। यानी जैसे भूमि की आकृति होगी उसका उपयोग उसी प्रकार से होगा। जैसे मान ली पथरीली भूमि है तो क्या हो, कृषि हो सकता है, नहीं हो सकता है। जलवायु, अब कठिन बहुत जलवायु हो, जलवायु इतनी वहाँ पे शीत है जो वहाँ किसी प्रकार क्या कृषि हो ही नहीं सकता, क्या लगाएंगे, तो वहाँ उद्योग लगाएंगे, यहाँ से कोई सड़क बना देंगे, या वहाँ पे किसी प्रकार का कोई और कारखाना लगा देंगे जो क्या हो सके, शीत क्षेत्र में भी, यानी शीत के मौसम में भी क्या हो सके, अपना कार्य कर सके। और मृदा का शामिल किया जाता है। ठीक, अब करें जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, अगर लोगों की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो क्या करेंगे, लोग कृषि करेंगे। क्यों, किस लिए, खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए। और किस प्रकार कृषि करेंगे, सघन कृषि करेंगे, जिससे क्या हो, लोगों के अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता पूर्ति हो सके। अब करा प्रौद्योगिकी क्षमता, अगर तकनीकी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तो क्या कर सकते, किसी भी मिट्टी का प्रयोग कर सकते, नहीं कर सकते। सांस्कृतिक और परंपरा इत्यादि शामिल होते किसके कारण, मानवीय कारण के अंतर्गत, यानी मानवीय कारक के अंतर्गत। अब देखिए कर यहाँ पे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र कितने 93% 93% भाग का ही भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। यानी इतना में से इतना परसेंट का ही क्या आंकड़ा उपलब्ध है। अब कह रहा 7% कहाँ गया, उसको देखते हैं। जम्मू कश्मीर पाक आधारित कश्मीर और चीन अधिकृत भूमि का भू सर्वेक्षण नहीं हो पाया। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर क्या है और चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया। इसको देखते हैं मैप पे, देखिए ये क्या है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का ये जो एरिया होता है इसे क्या कहते हैं,
POK पाक अधिकृत कश्मीर, और उसके बाद कुछ ये एरिया यहाँ से, और ये वाला एरिया किसका है, ये चीन के पास है। तो चीन पर क्या करे, अवैध कब्जा किए हुए है। और ये किसका कब्जा है, ये पाकिस्तान का अधिकृत अधीन है। और ये क्या, यही है ये, और ये चीन के साथ, चीन के पास है, और ये क्या, पाकिस्तान के पास है। तो इसी तीनों एरिया का क्या है, आंकड़ा हमारा सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए 32.1 लाख क्षेत्रफल के कितने 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पाक जैसे नहीं उपलब्ध हो पाता। अब भारत के भू उपयोग को चित्र 1.8 में दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, अगले डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है इस चित्र में वर्ष 1960-61 एवं 2002-2003 में भूमि उपयोग क्या क्या दिखाया गया है। ये क्या है आपका 60-61, और ये क्या हो जाएगा 2002-2003। अब भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में क्या है शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। कह रहा है भारत में पशुधन के मामले में क्या है अग्रणी है, यानी भारत पशुधन के मामले में क्या है सबसे, विश्व के अन्य देशों में के मुकाबले बहुत आगे है, अन्य देशों के मुकाबले भारत सबसे आगे है, नंबर 1 पर है। किंतु यहाँ पे क्या है अस्थायी चारागाह भूमि, यानी किसको, पशु को चराने का क्षेत्र जो है क्या है बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो विश्व में पशु के मामले में नंबर 1 पे है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी चारागाह नहीं है, इसलिए क्या है हमारा पशु जो है उसको लिए क्या होता है पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होता है। अतः पशु का इस पर क्या करता है, पशुपालन पर इसका क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ठीक, तो क्या कर रहा है प्रति भूमि के अलावा कुछ और भूमि जी कैसा है जो क्या अनुपजाऊ है, यानी इस पर क्या होता है किसी प्रकार का फसल नहीं लगता। ऐसे भूमि को 3 वर्षों में अधिक से अधिक 2 बार बोया जाता है। किसको, भूमि को, प्रति भूमि को। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि पर ही क्या होता है 54% भूमि ही कृषि योग्य भूमि है, यानी प्रति भूमि जिसमें क्या करता है 2-3 वर्ष में एक बार ही फसल लगाया जाता है, उसको भी अगर शामिल कर ले हम लोग तो हमारे पास वर्तमान में कृषि योग्य यानी कितने परसेंट भूमि है कृषि योग्य, तो मात्र 54%। याद रखना कितने परसेंट भूमि है हम लोग के पास कृषि योग्य 54%। अब देखिए आगे, अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है शुद्ध बोए गए क्षेत्र समझना है, तो किसी राज्य द्वारा अपने राज्य के क्षेत्रफल पर कितना कृषि किया जाता है उसी को क्या कहा गया शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, यानी शुद्ध कृषि किया गया क्षेत्रफल। तो पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का, यानी पंजाब हरियाणा के राज्य का जितना भूमि है उसके कुल भूमि के 80% भाग पर खेती की जाती है, जबकि अरुणाचल वही पूछा जाएगा पंजाब एवं हरियाणा के क्षेत्र का कुल यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या हो जाएगा, यही कहलाएगा 80%। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना 10% से भी कम खेती की जाती है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार का शुद्ध बोया का क्षेत्र क्या निकल के आएगा मात्र 10%। तो पंजाब हरियाणा के में शुद्ध बोया का क्षेत्र क्या होता है उसका क्षेत्रफल 80%, और इन सभी राज्यों का शुद्ध बोया का क्षेत्रफल क्या शुद्ध बोया का क्षेत्रफल क्या हो गया इन राज्यों के क्षेत्रफल का मात्र 10%। तो बहुत अंतर है। ठीक, देखिए किसी भी देश में पर्याप्त संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार क्या है वांछित है क्या है यानी जरूरी है। तो पर्यावरण संतुलन रखने के लिए किसी भी क्षेत्र कितना परसेंट भाग पर वन चाहिए, कितना परसेंट 33% भाग पर ही पूछता है। तो याद रखना 33% भाग पर। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया। तो ये पूछ रहा है जब राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया, तो 1952। पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार हो सका है, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है। अगर वन का क्या होगा विस्तार नहीं होगा तो पर्यावरण क्या हो जाएगा असंतुलन हो जाएगा, यानी पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगी। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका का भी स्रोत है। ठीक, हम लोग अच्छे से जानते हैं पर्यावरण का संतुलन करता है और आजीविका भी वन से प्राप्त होता है कुछ लोगों को। बंजर भूमि गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि का लगातार समस्या को क्या
बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अब देखिए, पथरीली चट्टानें, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि क्या है, बंजर भूमि है। तो इस भूमि पर सांस्कृतिक का गैर नियोजन विकास भूमि संरक्षण प्रबंधन के मानकों के अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, अधिवास कहने का अर्थ है मानव जहाँ निवास करता है उसी को क्या कहते हैं, अधिवास। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधों की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटारा, भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित यानी अत्यधिक, अप्रत्याशित मतलब क्या होता है, अत्यधिक सहयोग करता है एवं इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों का क्या होता है, पर आपदा की काली छाया पड़ने लगती है। ठीक, क्लियर है। अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगला टॉपिक है भू संरक्षण एवं भू क्षरण एवं भू संरक्षण। देखिए जरा इसको समझते हैं। किसी भी प्रकार से मिट्टी में होने वाले कटाव को क्या कहते हैं, भूक्षरण। तो इसी को क्या करना है, भूक्षरण को रोकना है। किसके, उसे क्या कहते हैं, भूक्षरण, भू संरक्षण। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, भूक्षरण। यानी मृदा का कटाव हो जाना ही क्या कहलाता है, भूक्षरण। अब ये विविध प्रक्रिया, ये विविध प्राकृतिक कारकों जैसे भूमि का क्षरण किसके द्वारा हो सकता है, गतिशील हवा के कारण। तो मान लिया कि मिट्टी है और एक बहुत तेज से हवा चलता है, तो क्या करता है, मिट्टी के कुछ भाग को वहाँ से उड़ा लेके अलग चला जाता है। तो जहाँ से उड़ा के कहीं और चला गया और जहाँ से उड़ाया तो वहाँ से मिट्टी का क्षरण हुआ कि नहीं, क्षरण हुआ। ठीक, तो गतिशील जल बिल्कुल करता है, पवन भी करता है, हिमानी यानी बर्फ भी करता है, और समुद्रिक लहरें भी करती है। द्वारा मृदा का क्या होता है, चोरी होता है। यानी एक जगह से मृदा को काट लिया जाता है, तो जहाँ से मृदा को हटा दिया गया वहाँ से मृदा का चोरी हो, नहीं चोरी हो गया। ठीक, तो गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर संकलित होता है। यानी पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ऊंचा मतलब पहाड़ है, तो गुरुत्वाकर्षण हम लोग जानते हैं जब पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। यानी पृथ्वी के केंद्र में क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी क्या करता है, किसी भी वस्तु को, हर चीज़ को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो पहाड़ी भी है, और पहाड़ पर भी क्या करता है, पृथ्वी अपने पहाड़ पर भी क्या करता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो पहाड़ के जिस भाग में क्या होगा, वो उसका गठन कमजोर हो जाएगा। किसके द्वारा, बारिश के कारण या ये भूकंप के कारण या किसी और कारण से क्या हो जाएगा, उस पहाड़ के कुछ एरिया क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से वह खींचकर किसके, पहाड़ से टूट कर नीचे आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। तो क्या वही करे, नीचे की ओर संकलित होता है। तो क्या ये भी मृदा क्षरण है, यानी भूक्षरण है। अब पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थिति पैदा हुई है। यानी पर्यावरणीय समस्या से क्या हो गया, जलवायु बहुत सारा परिवर्तन हो गया। भूतापन यानी भूमि का जो भी क्या है, ये उसका तापमान, उसमें वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि उत्पन्न हो गया। तो कह रहा अनावृष्टि यानी बारिश का कम होना क्या कहलाता है, यही अनावृष्टि। और अतिवृष्टि, तो कभी कभी क्या होता है, अनावृष्टि यानी बारिश होती ही नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है जो लगातार 8 घंटे तक बारिश ही होती रहती है। ठीक, तो किसके कारण हुआ सब, भूतापन, जलवायु परिवर्तन कारण हुआ। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांस्तरिक संगठन का लोप हो जाता है। यानी क्या होता है, मिट्टी में नमी खत्म हो जाता है, और उसमें जो परत होता है वो क्या, वो खत्म हो जाता है, का लोप होता है। और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लेते हैं। मृदा शुष्क हो जाएगा, उसमें कोई परत ही नहीं होगा, मृदा किसकी तरह हो जाएगा, रेत की तरह हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के अपरदन के कारण, जैसे क्या है, जल है, पवन है, हिमानी है, समुद्रिक लहरें है। तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, कटाव होकर क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, अपरदनकारी दूत। यानी कटाव करने वाला जो जल है, पवन है, हिमानी है, समुद्री लहर है, इसी को कहते हैं अपरदनकारी दूत। यानी भूक्षरण को ही हम लोग अपरदन भी कहते हैं, और अपरदन करने वाला जो कारक होता है उसे कहते हैं अपरदनकारी दूत। तो मिट्टी का गठन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मिट्टी किसके तरह, रेत की तरह हो जाएगा। तो वहाँ पे अपरदनकारी दूतों द्वारा भूमि क्षरित करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही कारण अपरदनकारी दूतों द्वारा भू क्षरित कर लिया जाता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनलिका के माध्यम से किसी खड्डा या घाटी में जमा हो जाता है। देखते हैं ना, एक बारिश होता है, एक नली के समान क्या होता है, मिट्टी कटा हो जाता है, और यहाँ का मिट्टी कट कहीं अलग चला जाता है, नहीं चला जाता है, उसी कहते हैं अब नली का कटा, ये नली की तरह कट के चला जाता है। ठीक, तो भारत में इस प्रकार से लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, और ये निम्नीकृत हो गया, क्या हो गया, यानी भूमि का वहाँ से नुकसान हो गया है। इस निम्नीकृत भूमि का
28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। यानी भूमि निकरण तो क्या चला गया, 28% भूमि वन के अंतर्गत और 56% कहाँ चला गया, जल के अंतर्गत चला गया है। वही डायग्राम के तहत यहाँ पे है। ठीक, उसमें ज़्यादा कुछ समझ में है नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे शेष क्षेत्र जो लवणीय और क्षारीय स्थिति में है या मानव क्रियाकलाप से निम्नलिखित यानी क्या हो गया, उसका क्षरण हो गया ना, उसका रूप बदल गया हो गया है। वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया यानी उसके कारण भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भूक्षरण तो भूमि निम्नीकरण का क्या है, एक कारक है ही, लेकिन किसमें कारण, हम वनों का कटाव कर लिए, इससे भूमि क्षरण हो रहा है। अति पशुचारण करने से जो भूमि है उसके ऊपर जो घास है वो घास क्या होगा, खत्म हो गया। तो घास खत्म हो जाने के कारण यानी घास कम हो जाने के कारण उससे क्या होता है, भूमि का कटाव होता है। क्यों, बारिश अधिक होगा और घास होगा तो घास कम होगा तो मिट्टी का गठन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो उससे भी मिट्टी कटाव हो जाएगा। अब खनन माइनिंग से भी मिट्टी क्या होता है, क्षरण होता है। अब रसायनों का अधिक प्रयोग, रसायनों के भी अत्यधिक प्रयोग से क्या हम लोग देखें मिट्टी का गठन कमजोर होता है और मिट्टी क्या हो जाता है, रेत कैसा हो जाता है। तो उससे भी मिट्टी के अपरदन करने में क्या होती है, मिट्टी के अपरदन करने वाले दूध को क्या आसानी होती है, तो उससे मिट्टी का अपरदन क्या तेजी से होता है। अब मानवीय क्रिया यानी इन सभी मानवीय क्रियाओं जैसे मानवीय क्रियाओं ने भूमि निम्नीकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अब आगे देखिए कर रहा है, खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वनों उन्मूलन यानी क्या कर दिया, वहाँ का वन का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया गया, वन को यानी वन का उपयोग यानी वन की बहुत ज़्यादा कटाई हुई है, उसे क्या कहते हैं, वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को क्या किया, को प्रभावित किया है। तो अति पशुचारण हो गया यानी पशु को अत्यधिक हम चरा लिए हैं, यानी उसका पशु का अत्यधिक चारा वहाँ से निकाली है, तो भूमि पर जो घास था घास कमजोर हो गया, घास कम हो गया और उसके बाद बारिश होती है, तो बारिश होती है उसके बाद क्या करते हैं, घास कम हो गया और घास जो था मिट्टी को पकड़ के रखे हुए था और वही घास कमजोर हो गया। उसके बाद बारिश हुई तो मिट्टी को पकड़ कर रखने वाला जो घास था वो क्या कमजोर हो गया, तो मिट्टी का गठन क्या हो, कमजोर हो गया, तो मिट्टी का आसानी से कटा हो गया। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी क्या है, भूमि निम्नीकरण हुआ है, भूमि क्या है, कमजोर हुआ है, यानी उसका उर्वरता शक्ति क्या है, कमजोर हुई है। अतः सिंचन से जलाक्रांति, अति सिंचन से जलाक्रांति यानी जल लगाओ यानी जल ज़्यादा का जल जमाव का क्या था, जल क्रांति, ये समस्या पैदा हुई जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट, मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खड़ी या सेल खड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाते हैं और धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में क्या होते हैं, जम जाते हैं और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को क्या करते हैं, कुप्रभावित करते हैं। यानी ये सब क्या हो जाता है, परत के रूप में क्या करता है, भूमि पर जमा हो जाता है। तो मिट्टी का जो छिद्र होता है क्या, तो मिट्टी का छिद्र क्या होता है, बंद हो जाता है। तो यही मिट्टी के छिद्र बंद हो जाने से मिट्टी में जल का अवशोषण करने की क्षमता क्या होता है, वो कम हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कह रहा है को प्रभावित करते हैं। अब देखिए अब कह रहा है उद्योग से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ भी भूमि और जल दोनों को ही क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, हम लोग जानते हैं। अब देखिए यह काट्य सत्य यानी ऐसा सत्य है जिसे क्या कह सकता है, काटा ही नहीं जा सकता, उसे कहते हैं अकाट्य सत्य, सॉरी कहते यह अकाट्य सत्य यानी ऐसा सत्य है इसको क्या कर सकता है, गलत साबित किया ही नहीं जा सकता कि मानव 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा करता है। बिल्कुल, यानी 95% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा किए थे, भूमि के द्वारा किए थे। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वज ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किया और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। हमारे पूर्वज ने भी क्या किया, इसी भूमि का उपयोग किया और हम भी इसी भूमि का उपयोग कर क्या हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं। इस भूमि का उपयोग कर क्या कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बने, यानी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है, यही भूमि है जिसे 95% आवश्यकता भी क्या उनको इसी से मिलेगी। यानी हमारे पूर्वज भी इसी से ले रहे थे, हम भी इसी से ले रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के को भी इसी से मिलेगा 95% आवश्यकता भूमि से। अब कह रहा
भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है, उससे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। ठीक। अब साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक। अब देखिए आगे। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव समस्या के लिए एक विकट समस्या बना हुआ है। क्या समस्या बना? बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। यानी भूमि का क्या होना? उसकी उर्वरता शक्ति कमजोर होता जाना। अब इसका संरक्षण हमारे लिए क्या बन गया है? चुनौती बन गया। किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। यानी भूमि का संरक्षण करना ही पड़ेगा। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में क्या कर सकता है? लाया जा सकता है। फलतः फसल चक्र द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी एक फसल लगा लिए, उसके बाद क्या लगाएं? दूसरा फसल, उसके बाद दूसरा फसल। यानी लगातार एक ही फसल न लगा के फसल को बदल बदल कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। इससे भूमि का जो होती है उर्वरता शक्ति भूमि में क्या होती है? बनी रहती है। जैसे बरकरार रखा जा सकता है। कपास, गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि की लगातार उगाने से मृदा में क्या होता है? ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी गेहूं, चावल, दाल, क्या सॉरी यहाँ पे क्या रहा है? गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से क्या होता है? मृदा में ह्रास होता है। तो इसी बीच गेहूं, चावल, आलू के बीच में क्या एक कोई तिलहन या दलहन पौधों की खेती कर ले, इससे क्या मिट्टी की उर्वरता शक्ति फिर से प्राप्त हो जाए। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है किसमें? भूमि में। हम लोग 7th में पढ़े होंगे साइंस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन क्या कर सकता है? रुका जा सकता है। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च जुताई ये कैसे होगा, इसे देखते हैं। इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा जो खेती करके खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? समुच्च जुताई। ठीक। अब कह रहा है नहीं, सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? समुच्च जुताई। इससे क्या करता है? अपरदन को रोकने में सफलता प्राप्त होती है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल संचय, भूपृष्ठीय जल संरक्षण यानी भूमि के अंदर जल है उसका संरक्षण, भूमि जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि स्ट्रिपिंग फार्मिंग श्रेष्ठ है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। यानी क्या, जैसे देखे हैं, जैसे वैसे समझ सकते हैं आलू की क्या है? मेर है। आलू का मेर लगा देते हैं तो आलू के मेर पे आलू होता है और बीच वाला जगह क्या होता है? खाली होता है। तो ये कह रहा है आलू के मेर पे फसल लगा दे, मेर बना दे, उसमें फसल लगा दे और बीच वाला जगह उसमें क्या कर दे? घास उगा दे। तो जो आलू का मेर उस पर क्या है? आलू लगा हुआ है और बीच में जगह है जो खाली है उसका घास हो गया। तो किसी भी प्रकार से कहीं भी जगह खाली नहीं है पवन को उड़ाने के लिए, मिट्टी जिन पवन को वहाँ से मिट्टी को ले जाने के लिए। तो मिट्टी खुला हुआ है ही नहीं, मेरे पे आलू लगा हुआ है और उसके बगल में जो खाली जगह है उस पर घास है, तो मिट्टी खुला हुआ है ही नहीं, तो क्या करेगा? पवन उसको उड़ा ही नहीं सकता। तो उससे क्या हो जाएगा? पवन अपर्दन रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगी है। बिल्कुल सही, हम लोग जानते हैं। ये पोषक तत्व जल वायु केचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या कहता है? ये पोषक तत्व जल वायु केचुआ और अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। ठीक। तो रसायन के प्रयोग से ये सब का क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अब देखिए, एंड्रेलिन नामक रसायन मेढक के प्रजनन पर क्या करता है? रोक लगाता है। तो ये पूछता है जो कौन रसायन है जो मेढक के प्रजनन पर क्या करता है? रोक लगाता है। अब देखिए, कह रहा है मेढक, तो मेढक कहाँ होता है? तालाब में। तो आप कहेंगे जो इस सब रसायन का कहाँ प्रयोग किया गया? खेतों में प्रयोग किया गया, लेकिन ये रसायन कहाँ पहुँच गया? तालाब में। तो खेत में हम रसायन का प्रयोग किए और उस तालाब का जल बारिश के जल के साथ मिलकर कहाँ चला गया? तालाब में चला गया। और वही तालाब में चला गया तो हमें पाए जाने वाले जो मेढक है उसे क्या करता है? प्रजनन क्षमता को क्या करता है? रोक देता है। प्रजनन क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है, रोक देता है। तो मेढक की संख्या क्या होगी? बढ़ेगा घटेगी? धीरे धीरे घटने लगेगी। फलतः कीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगा। तो मेढक की संख्या घटेगी तो कीट की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से।
अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का प्रयोग मृदा के संरक्षण में क्या है, सहायक है। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब कह रहा है वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। तो क्या कर रहा है, क्या करता है, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का सबसे बड़ी शर्त है, सबसे अच्छा उपाय है, जिससे मृदा संरक्षण में बाधा पहुंच कर। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को क्या बाधा पहुंचते, इसके और इसके पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस क्या करता है, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक, अब करता है, देखिए यहाँ पे कुछ गलत है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, यानी मृदा को संरक्षण के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे मृदा संरक्षण क्या करता है, बाधा पहुंचती नहीं, जिससे मृदा संरक्षण को क्या पहुंचती है, लाभ पहुंचे। अगर वृक्ष लगाएंगे तो मृदा संरक्षण होगा या मृदा अपर्दन होगा, तो मृदा संरक्षण होगा, तो जिससे मृदा का क्या होगी, संरक्षण को लाभ पहुंचेगी ना। तो यहाँ लिखा है जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचेगी, तो मृदा संरक्षण से लाभ पहुंचेगी, तो क्या यहाँ पे गलत लिखा हुआ। और इसके पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस की मात्रा, तो पेड़ पौधे के पत्तियों के सड़ने गलने से क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है, और यही ह्यूमस क्या है, मिट्टी के लिए पोषक तत्व है। तो ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट का इकाई क समाप्त हो गया। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के इकाई क से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में दिया है वो भी देखेंगे। आप प्लस इकाई क से बनने वाले, चैप्टर फर्स्ट इकाई क से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक, तो 30 से 35 क्वेश्चन वो हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे, तो टोटल हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद तो फिर क्या करेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।